बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत मुग़ल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी इस वक्त ख़बरें दे रहे हैं कि इमरान खान को एक मौका देने का फ़ैसला हो गया, लेकिन वो मौका अभी जल्दी नहीं आने वाला। साल होगा 2029 या 2030 अगर इमरान खान अब की शराइत पर ख़ामोश होकर बैठ जाएंगे और इसी हुकूमत को चलने देंगे तो फिर इमरान खान साहब को मौका मिलेगा। अगर उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट पलटा खा गई तो फिर इन सहाफ़ियों के तज्ज़ियों का क्या करेंगे, जो अब ख़बर दे रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान से मुलाकात की पेशगोई हो गई है कि ये जो बजट वाला कारनामा सुहेल अफरीदी साहब ने सर अंजाम दिया है, जिस पे पूरी की पूरी पार्टी को फिर उन्होंने एक छत के नीचे जमा कर लिया। अभी बजट पास होना है या नहीं होना, उसमें क्या तब्दीलियाँ नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक वफाक जो चाह रहा था वो नहीं है। 48 अरब जो है उस हसारे का बजट जो है वो पेश किया गया है और वफाक इस उम्मीद से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देख रहा था कि शायद वहाँ से सरप्लस बजट आ जाए, क्योंकि IMF ने जो डिमांड्स डाली हुई हैं उसमें सिर्फ KP नहीं है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भी हैं जहाँ से सरप्लस बजट चाहिए। लेकिन ना पिछले साल मरियम नवाज साहब ने बजट सरप्लस दिया, ना इस साल दिया, ना सिंध ने ना ही बलूचिस्तान ने। पिछले साल भी जनाब गंडापुर साहब ने अपने आप को ज़्यादा शाना साबित करने के लिए वो सरप्लस बजट दिया था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त बजट पर सियासत कर रहे हैं। भाई वो सियासतदान हैं तो सियासत ही करेंगे। उनको जो मौका इमरान खान से मुलाकात का, इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मौका मिले उसको वो ज़रूर जो है उस मौके को गनीमत जाने और उससे फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने अपनी 19 और 20 मई की 20 मई की खैबर पख्तूनख्वा में की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला कहा था कि इमरान खान से रिलीफ लेने के लिए उन्हें किसी से भी मिलना पड़ा, कोई भी तरीका आजमाना पड़ा, वो ज़रूर इस तरह करेंगे। आज जब वो बजट पेश कर रहे थे, जब उन्होंने ओपनली ये सर दिन के उजाले में ऐलान किया है कि अगर इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं तो फिर हमसे शायद वो पैसे जो आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, 175 अरब रुपये। अगर आप ये मुलाकात नहीं करवाते तो साल का बजट तो हमने पेश कर दिया। वो जो 1 जुलाई वाला काम आपने ऐलान किया हुआ था कि ये हुकूमत घर चली जाएगी, वो तो नहीं होने वाला। अब सिर्फ ये फ़ैसला हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि वो कब इमरान खान से मुलाकात सुहेल अफरीदी की करवाते हैं, क्योंकि जो ख़बरें बुशरा बीबी के ज़राए से जुल्फ़ी बुखारी साहब दे रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और अपनी तकलीफ़ के बारे में किसी को बताना भी नहीं चाह रहे कि इमरान खान इस वक्त किस हालत में है। इन ख़बरों के दरमियान एक और मामला जनाब, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बंदर बांट चल रही थी, अब पीपल्स पार्टी को सीधा पैगाम भेज दिया गया कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो PM बनना चाहते थे, जो GB की हुकूमत लेना चाह रहे हैं, जहां पर अब अचानक से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 5 सीटों का इस्तेहकाम और 2 उस पर जनाब मखसूस नशिस्तें देने का ऐलान किया गया है कि निज़ाम उनसे खुश है तो निज़ाम बंदर बांट कर रहा है। सीटें झोली में डाल दी गई हैं उस जमात को जिसको जनरल इलेक्शन में 1 सीट भी नहीं मिली थी। वही मामला जो वफाक में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पेश आया था, अब वहाँ पर असूल ही उलट दिए गए हैं। वहाँ पर भी यही असूल था कि क्योंकि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो GB में नहीं लड़ सकती। अब वफाक में एक असूल के तहत जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जनाब सीटें नहीं मिल सकती वफाक के असूल के मुताबिक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने लगाया था। अब उस असूल को उल्टाकर GB में लगा दिया गया कि उनकी एक भी जनरल नशिस्त नहीं है, लेकिन उनको जनाब 2 मखसूस नशिस्तें मिलने वाली हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुस्से नाक ना हो तो क्या हो। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट आता है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, जो एक तारीख़ी लम्हा, हर तारीख़ी लम्हा 2-3 दफ़ा पहले भी हो चुका है कि इसराइल और लबनान के दरमियान सीज़ फायर, आज भी सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उससे पहले इसराइल ने लबनान पर हमले किए और 47 लबनानी शहीद हुए और 97 ज़ख्मी हुए। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुसलमानों का खून कैसे बह रहा है। उसी इसराइल के बारे में जनाब अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने एक इंटरव्यू दिया और फिर उनको थोड़ी हल्की फुल्की जिसे कहते हैं औकात याद दिलाने की कोशिश की। और ना सिर्फ ये बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इसराइल को ये कहा है कि अगर वो ईरान जंग में इसराइल का साथ ना देते तो आज इसराइल सफ़ाई हस्ती से मिट चुका होता। लेकिन इन खबरों के दरमियान
ये मामलात इतने जिसे कहते हैं ना कि काबिल तवज्जो नहीं है। चीनी प्रोफेसर जो अमेरिका में जो बड़े मशहूर हुए, उनका एक क्लिप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने जनाब एक खुफिया मंसूबा जो है, जिसमें ये जंग जब जीतने की सबसे पहले प्रेडिक्शन इसी बंदे ने की थी, प्रोफेसर यांग ने। अब उन्होंने इस इसराइल के हवाले से भी एक बड़ी प्रेडिक्शन की है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, कैसे बनेगा। तफसील आपके सामने रखने से पहले थोड़ा सा बयान मैं आपको बता देता हूँ जो जेडी वैंस ने दिया है और जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी रहनुमाओं को फैसले करते हुए मुहतात रहना होगा। कोई भी काम किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं बल्कि अमरीकी मफाद में होना चाहिए, जेडी वैंस ने कहा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक्सियस को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने भी इसराइल के हवाले से फिर एक दफ़ा कहा है कि अगर ईरान को हम ना रोकते, इस जंग में ना आते, ये सीज़ फायर और अमन माहिदा ना होता, तो आज ईरान जो है वो इसराइल को ख़त्म कर चुका होता और इसराइल का नामो निशान ना होता। लेकिन एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो वाशिंगटन पोस्ट ने इस वक्त रिवील की है, उससे इस दावे को, इन ख़तरात को, इन खदशात को तक़वियत मिलती है, जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से अब वाशिंगटन पोस्ट ने इसराइल के हवाले से दावा किया है कि जनाब इस अमन माहिदे को अब सबसे बड़ा ख़तरा इसराइल से है और इसराइल किसी भी लम्हे इस माहिदे को ख़त्म करा देगा। वो कैसे? वो ज़ाहिर है उसका आसान सा हल है, आसान सी निशानी है कि आप ईरान पर हमला करें, ईरान के इत्तेहादियों पर हमला करें और फिर इस जंग को शुरू कर दें, जिसमें बरमला ना चाहते हुए भी अमेरिका को कूदना पड़ेगा। ये सिर्फ बयानात जो दो आपको बताने का मतलब था जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप का, वो सीधे से बयानात हैं। अगर इसराइल को बचा रहा है, अभी भी इस नाजायज़ रियासत की कोई हिफाजत कर रहा है, तो वो अमेरिका है। अब लबनान के हवाले से सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन ये कब तक चलता है इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने पहली दफ़ा फिर तारीफ़ों के पुल बांधे हैं कि ईरानी जो हैं बड़े मजबूत असाब के लोग हैं। उन्होंने नेगोशिएट यानी मुज़ाकरात की टेबल पर इतना अपने आप को स्ट्रांग जो है मीडिएट अपोनेंट हमारे सामने साबित किया है कि जो वो मुतालबात लेकर आए तो वो अमेरिका से मनवा कर गए हैं। अब ये मुतालबात कब तक चलते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात जो शुरू होने थे वो अभी शुरू तो नहीं हुए। 60 रोज़ के लिए मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू होना है, जिसमें इस MOU को, जिसको हम डील कह रहे हैं, MOU के ऊपर अभी अमल दरामद शुरू होना है। क्योंकि अमेरिका जाते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह के बयान तो देना शुरू हो चुके हैं कि $1 भी नहीं मिलेगा, $300 बिलियन तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन उनके सर पर खौफ भी सवार है कि अगर इस जंग से निकलने का उनको एक रास्ता मिला है तो ये ना हो कि फिर ये रास्ता जो है बंद गली में बदल जाए और फिर निकलना नामुमकिन हो जाए। अब आते हैं प्रोफेसर यांग, जो चीनी शहरी हैं लेकिन वाशिंगटन में रहते हैं और बहुत सी वीडियोस आप इनकी देखते हैं अक्सर। ये वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका ईरान जंग में ईरान की फतह का ऐलान किया था और उन्होंने साबित लॉजिक से किया था कि बहुत जल्द जो है इस जंग में ईरान फातेह होगा और अमेरिका को इसमें शिकस्त होगी। अब उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की और वो प्रेडिक्शन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस खित्ते से निकल जाएगा, जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं वो खाली कर देगा। ये उनकी प्रेडिक्शन है। और उसके बाद इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने में बड़ी आसानी होगी। सब लोग हैरान हैं कि अगर इस पूरे खित्ते में अमेरिका जो है उसकी शील्ड है इसराइल की, उसको बचाने में सबसे बड़ी शील्ड है, अगर वो शील्ड हट गई तो इसराइल फिर कैसे मुमकिन है कि वो ग्रेटर इसराइल पर अमल दरामद करे, जिसमें सऊदीया के बहुत सा एरिया है, तुर्की का बहुत सा एरिया है, इराक है, उर्दन है, लबनान है, ये ममालिक शामिल हैं, फ़लस्तीन है। इनको मिला के ग्रेटर इसराइल उसने बनाना है और उसमें मिस्र का भी कुछ एरिया शामिल है। तो फिर अकेले इसराइल कैसे ये जंग लड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का अमन माहिदा हो चुका और बताने वाले यही बता रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान तुर्की के साथ भी बायलैटरल डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन करने वाला है। फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान डायरेक्ट इसराइल से जंग लड़ेगा? क्या तुर्किया जो बहुत ही मजबूत दिफाई सिस्टम रखता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रखता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी रखता है, वो ये जंग हार जाएगा? इस प्रेडिक्शन के बारे में अभी भी
बहुत से वार एनालिस्ट सर पकड़ कर बैठे हैं कि ये प्रोफेसर यांग ने क्या प्रेडिक्शन कर दिया है, क्या जो हिफाजत करने वाला है, जो मुहाफ़िज़ है, वो अगर इलाका खाली कर दे और इसराइल को अकेला तनहा छोड़ दे, फिर भी वो एक जंग लड़ेगा और ग्रेटर इसराइल बनाएगा। अब देखना ही है कि उनकी ये प्रेडिक्शन पूरी होती है कि नहीं, और पाकिस्तान और इसराइल की डायरेक्ट जंग के जो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में कितनी खौफनाक होती है, ये तो हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको भी। दूसरी जानब मुल्क के अंदर सियासत में इमरान खान है और इमरान खान है। चाहे इमरान खान पर तनकीद करने वाले हों, चाहे इमरान खान की तारीफ़ करने वाले हों, या इमरान खान का सिर्फ नाम लेने वाले यानी न्यूट्रल वो लोग हों, सिर्फ उसी का सिक्का चल रहा है। ये मैं नहीं, नजम सेठी का साहब कह रहे हैं, और न सिर्फ नजम सेठी साहब एक दावा कर रहे हैं बल्कि वो इमरान खान से मुलाकात की पेशगोई भी कर रहे हैं। और उसके बाद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान बहुत जल्द वापस आएगा। किस बुनियाद पर, वो सारी चीज़ें मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। सबसे पहले तो जनाब नजम सेठी साहब ने कहा है कि जो शर्त रखी गई है ना बजट को पास करने और वफाक को 175 अरब रुपए देने वाली बात खैबर पख्तूनख्वा से, और जो खसारे का बजट है उसे सरप्लस बनाने में, तो उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान से उनकी टीम की मुलाकात हो जाएगी। मेरी पेशगोई यही है कि ये मुलाकात बहुत जल्द हो जाएगी, यानी वफाक को अकल आ जाएगी, होश के नाखून आ जाएंगे, और वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की पहली मुलाकात जब उनको वज़ीर आला बने, अब 8 से 9 माह होने वाले हैं, तब मुलाकात के लिए मान जाएंगे। दूसरा, पिछली वीडियो में मैं यासिर हुसैन साहब का जिक्र कर चुका, जो ब्यूरो चीफ है सुनो न्यूज़ के, उन्होंने भी ये दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो पिछली वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो तफसीलात आपके पास होंगी। अब जनाब नजम सेठी साहब जो ये दावा कर रहे हैं ना कि मुलाकात हो जाएगी, वो दूसरा ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप इस खबर की जनाब हकीकत देखेंगे कि वो कहते हैं कि मेरे पीटीए के दोस्त गौर से सुन लें, मेरे पीटीए के दोस्त गौर से सुन लें, वो वक्त दूर नहीं कि फिर खान साहब को एक मौका मिलेगा कि कोई गल कर लो, चुप करके बैठ जाओ, अपोजिशन में आराम से काम करो। 2029 या 2030 में इलेक्शन होंगे, हम गारंटी देते हैं आपको एक मौका मिल जाएगा। या फिर पहले भी खान साहब को हुई थी, लेकिन खान साहब कह रहे थे फौरी तौर पर इलेक्शंस हों, लेकिन अब फिर एक मौका मिलेगा। अब क्या खान साहब को कोई समझाने वाला है कि आपकी जो पॉलिसी है वो फेल हो गई है और आप अपनी पॉलिसी को तब्दील करें। आप समझते थे कि पाकिस्तान और कमज़ोर हो जाएगा, पाकिस्तान तो बहरान से बाहर निकल आया, अब तो बहुत से मसले हल होने वाले हैं, आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। ये नजम सेठी साहब का दावा है। इसमें ज़ाहिर है नजम सेठी साहब बड़े पहुँचे हुए हैं, ये दावा गलत भी हो सकता है और ये दावा ठीक भी हो सकता है। अच्छा, फिर मौका मिलेगा कि कोई गल कर लो, चुप करके बह जाओ, गवर्नमेंट में आ जाओ, ऑपोजिशन में आराम से काम करो और हेल्प अस स्टेबलाइज द कंट्री। इलेक्शन ले लो ना, 30 में इलेक्शन ले लो, हम गारंटी देते हैं आपको कि आपको इलेक्शन ले लो। ऑफर पहले भी हुई थी, खान साहब मानते नहीं थे, खान साहब कहते अभी करो क्योंकि होना नहीं है, तो फिर एक मौका मिलेगा, ये मैं समझता हूँ। अब क्या खान साहब को कोई समझाने वाला है कि आपकी जो पॉलिसी है वो फेल हो गई है, तो अब आप अपनी पॉलिसी को चेंज करें। आप समझते थे कि पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगी, पाकिस्तान तो क्राइसिस से बाहर निकला है, अब तो सब बहुत से मसले हल होने वाले हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। तो ये चीजें फिर प्रेशर पड़ेगा खान साहब और विशाखी भी। तो क्या वो फैसले करेंगे, आई डोंट नो। अगर वो अच्छे फैसले करते हैं, और सियासत में सबसे अच्छा फैसला कौन सा होता है बताओ? कॉम्प्रोमाइज का ही है, सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइव तो वो 2.5 सालों से, बल्कि अब 5 अगस्त करीब आ रही है, 3 साल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान जिनके बारे में सब जानते हैं, महमूद अजगरी साहब पर कल ही मैंने वीडियो में आपको उनकी आवाज़ सुनवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान अभी तक डट कर खड़े हैं और इमरान खान झुकेंगे नहीं। ये सारे उनके फॉलोअर्स जो हैं वो जानते हैं कि इमरान खान वाहिद शख्स है जो झुकने वाला नहीं है। अगर उसने झुकना होता तो शायद 5 अगस्त को ही झुक जाते, जब उनको पहली मरतबा गिरफ्तारी से पहले ऑफ़र की गई थी या बनी गाला में खामोश होकर बैठ जाएं या फिर लंदन चले जाएं। लेकिन वो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और हकीकी आज़ादी का रास्ता चुना था। अब अगर इनकी ये बात मान भी जाते हैं कि पहले भी उनको ऑफ़र की गई थी, लेकिन खान साहब ने कहा था कि फ़ौरन इलेक्शन करवाओ, तो क्या हुआ?
8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में क्या आपको नजम सेठी साहब नहीं पता कि कौन जीता था? क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को कैसे झाड़ू फेर कर किसी और की झोली में डाल दिया गया था? और वो भी कितने मुतमिन लुटेरे हैं कि अभी भी इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनको ये पता है कि लोगों ने उनको चुना ही नहीं है, इसलिए वो चुन चुन कर लोगों से बदले ले रहे हैं। आप उनके तरीक़ा वारदात देख लीजिए, गवर्नेंस का तरीका देख लीजिए, फिर बयानियाँ देख लीजिए, क्या है उनके पास? उनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन उनके बारे में भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुश नहीं है। अब यही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे थे कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी ने, जिसने इतनी फरमाबरदारी की है, इतनी खिदमत की है, उसने बात ना मानी तो फिर मसले बन सकते हैं। नून लीग चाहती है कि काबीना में आ जाओ, लड़ाई झगड़े ना करो, मिलजुल कर काम करो, गिलगित में दोनों मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में नहीं आना चाहती। वो कहती है कि उस सूरत में आएंगे पहले पुत्र बिलावल भुट्टो को बनाओ वज़ीर आज़म, जो कि बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर काफ़ी दिनों से गुफ्तगू हो रही है कि इनके साथ 2.5 साल का जनाब कमिटमेंट कह लीजिए, बारियां कह लीजिए, लगी हुई थी, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी जो ज़राए यही कंफर्म करें कि उनने ना किया है कि जो हुकूमत हालात को इस नहज पर ले आई है, जो मईशत, सरमायाकारी और रोज़गार के, अमन अमान के हैं, इस्तेहकाम के हैं, अगर 2.5 साल वो हुकूमत में आ गए तो फिर जब वो लोगों में जाएंगे इंतखाबात के दिनों में तो बेड़ा गर्क हो चुका होगा, क्योंकि 2.5 साल में तो ये काया पलटने वाली नहीं है, ये तो मुसीबतें, मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। बेशक ये कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन बेहतर कुछ नहीं हुआ। नजम सेठी साहब यहाँ गलत बयानी कर रहे हैं। अगर वो ख़ुद लोगों में उठते बैठते हैं, मिलते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि लोगों का इस वक्त हशर नशर हो चुका है, लोगों का जूस निकल चुका है। अगर लोगों की शक्लों पर लिखे हुए उनके हालात ये नहीं पढ़ सकते तो फिर ये कैसे सहाफ़ी हैं? अब इन्होंने पैगाम पहुंचाना था, जिनका पहुंचा दिया। अब पीपल्स पार्टी जाने, नून लीग जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। इसके बाद आते हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो बड़े नाक़द हैं तो कज़न इमरान खान साहब के, लेकिन वो भी प्रेडिक्शन करने या सियासी तजिया करने में किसी से कम तो नहीं है। नजम सेठी साहब तो खैर चिड़िया वाले बाबा जी हैं, वो उनकी प्रेडिक्शंस 6-7 होती हैं, जो कोई एक ठीक हो जाए तो फिर उसका वो डंडोरा पीटते हैं। लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी साहब को ये पता है, वो कहते हैं कि एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक इमरान खान जेल में है उसे सियासत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी जेल में बैठकर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। ये नाहल, नलायक और नकम्मे लोग जो हैं खुद ही उसकी सियासत को बूम देते रहेंगे, पॉपुलैरिटी इमरान खान को मिलती रहेगी। वो कहते हैं इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। आप किसी भी जानने वाले से पूछें कि उसने इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दिया है तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। लोगों ने इस सिस्टम से लातल्लकी का इजहार कर दिया हुआ है, यानी हुकूमत में इर्रेलेवेंट लोग हैं, लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है, और लोग अभी भी उस शख्स के साथ कनेक्टेड है जो 2.5 साल से, बल्कि अब तो 2.25-3 साल से जेल में है, और लोग उसकी सपोर्ट ख़त्म करने पर अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत डिलीवर करने में, गवर्नेंस बेहतर करने में, बयानियाँ बेहतर बनाने में, हालात को बदलने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। करामत मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।